नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन और ये है आयुष्मान भव इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल और हिंदुस्तान हॉटलाइन की एक खास पहल, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को आम जन तक पहुंचाना है। हमारी इस खास श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञों के साक्षात्कार, जिनमें आपको मिलेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी गहरी जानकारियां और प्राचीन चिकित्सा पद्धति का आधुनिक जीवन शैली में महत्व। आज हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर अर्चना सिंह विशेन, जो पंचकर्मा चिकित्सा की विशेषज्ञ है और इस क्षेत्र में वर्षों का अनुभव रखती है। हम इनसे जानेंगे कि पंचकर्म किस तरह से हमारी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में सहायक हो सकता है और आयुर्वेद कैसे आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ मिलकर काम कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस खास बातचीत को। अर्चना जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। अर्चना जी, सीधा सवाल से शुरू करते हैं। आपने पंचकर्म चिकित्सा में विशेषज्ञता हासिल की है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में या स्ट्रेस, असंतुलन, खान-पान और डिटॉक्स की जरूरत पड़ रही है। पंचकर्म जैसे फायदेमंद कैसे साबित हो सकता है? नमस्कार सौरभ जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जनमानस को ये बताना चाहती हूँ कि जो पंचकर्म चिकित्सा है, ये आयुर्वेद का एक अंग है और इसमें 5 कर्म, जैसे कि नाम से ही इसको हम पहचान सकते हैं पंचकर्म। तो 5 कर्म आते हैं जिसमें कि मुख्यतः वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण को सम्मिलित किया गया है। अब जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि आधुनिक स्ट्रेस और एंजाइटी वाले जो जीवन जो हम आज का जी रहे हैं, जनमानस में इस तरह का जो बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, इसमें पंचकर्म कैसे उपयोगी हो सकता है, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। कि पंचकर्म जो चिकित्सा है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 5 कर्म और डिटॉक्सिफिकेशन, मेनली ये डिटॉक्स करता है बॉडी को। जैसे कि हम घर में क्या लेते हैं, कोई भी नई कार लाते हैं, एसी लगाते हैं, आरओ लेते हैं, तो हम इनको क्या चाहिए, सर्विसिंग चाहिए, तभी ये प्रॉपर वर्क करेंगे। ठीक? इसी तरह जो हमारी बॉडी है, ये भी एक मशीन है। इस मशीन को प्रॉपर वर्किंग, फंक्शनिंग के लिए हमें टाइम टू टाइम क्लीनिंग की ज़रूरत है। अब ये क्लीनिंग कैसे होगी? ये क्लीनिंग होगी डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि पंचकर्म के थ्रू। तो आयुर्वेद में वर्णित है कि किस ऋतु में, किस रोग के अनुसार और व्याधि के अनुसार, बल के अनुसार हम किस ऋतु में व्यक्ति को पंचकर्म दे सकते हैं। अब आपने जैसा कि मुझसे प्रश्न किया, स्ट्रेस और एंजाइटी। तो जिस तरह की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, जिस तरह लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हैं और उनको अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। एंग्ज़ायटी में हम देते हैं केरलीय पंचकर्म, जैसे कि शिरोधारा। शिरोधारा क्या होती है? शिरोधारा एक प्रोसीजर है जिसमें हम मेडिकेटेड ऑयल, तक्र, तक्र मीन्स बटर मिल्क, जेल को भी हम एक पात्र होता है, उसकी सहायता से फोरहेड पर उसको एक कंटिन्यूएशन, एक धार के फॉर्म में गिराते हैं और जिससे कि जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, ये जो बीमारियां हैं, इनमें बहुत लाभ मिलता है। जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो इस तरह से हम शिरोधारा का प्रयोग स्ट्रेस और एंजाइटी में कर सकते हैं। जी। दरअसल जब भी कभी मैं बाहर जाता हूँ तो बड़ी संख्या में जो मरीज होते हैं या फिर लोग होते हैं, वो आके मेरे से बात करते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही मतलब धारणा है कि जो पंचकर्म है वो सिर्फ डिटॉक्स प्रक्रिया मानते हैं उसको। लेकिन क्या हम्म। ये केवल शरीर को शुद्ध करने तक सीमित है या फिर इसमें गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और मोटापे का भी इलाज हो सकता है? देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये जो आम जनमानस में धारणा है कि डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, तो देखिए अगर आप मेन जो बीमारियां होती हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, अगर हम उसको चर्चा करें, तो उसका मेन जो रूट कॉज होता है, वो होता है अग्निमांद। अग्निमांद मीन्स कि जो हमारी मेटाबॉलिक फायर है, उसका डाउन हो जाना या उसका डिस्टर्ब हो जाना। तो जो ये डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, ये सारी जो बीमारियां हैं, ये अग्निमांद की वजह से होती हैं। अब आयुर्वेद में जो ये पंचकर्म है, पंचकर्म क्या करता है कि अग्नि जो डिस्टर्ब है, इसको ये ठीक करता है। तो इस तरह से रूट लेवल पे ये जो है वर्क करता है और इसके द्वारा फिर हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज और ओबेसिटी ऐसी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से मैं ये तो नहीं कहती, दावा नहीं करती कि पूरी तरीके से क्योर कर देंगे, बट उसको एक स्टेगनेंट फेज में ला सकते हैं ताकि वो और ज्यादा वर्स कंडीशन में ना जाए।
जी जी। इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कई लोग दुविधा में रहते हैं कि उन्हें एलोपैथी अपनानी चाहिए या आयुर्वेद। आपके अनुभव में क्या दोनों चिकित्सा विधियां मिलकर काम कर सकती है एक साथ? डेफ़िनेटली बिल्कुल कर सकती हैं और कर भी रही हैं। ऐसा नहीं है वैद्य जो होता है या चिकित्सक जो होता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि हमें अपने रोगी को ठीक करना है। हमारा जो फ़ोकस होता है वो रोगी है, उसको हमें उसके दर्द से या उसकी डिज़ीज़ जिससे भी वो पीड़ित है उससे हमें उसको मतलब फ़ायदा पहुँचाना है, उसमें उसकी सहायता करनी है। तो अब उसमें ऐसा कुछ एज़ सच नहीं है कि हम आयुर्वेद को फ़ॉलो करें, एलोपैथ को फ़ॉलो करें। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, वो युक्ति के अकॉर्डिंग होता है कि आप किस युक्ति से मरीज़ को कैसे जल्द से जल्द फ़ायदा हो, ये इस पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई एक्यूट केस है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस है, तो अब हम उसमें आयुर्वेद को नहीं दे सकते। कोई इमरजेंसी है, उसमें हम आयुर्वेद नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमें पेशेंट को अभी रिलीफ़ पहुँचाना है करंट में। तो इसलिए ऐसा नहीं है, दोनों को हम मिला-जुला के एक युक्ति के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं पद्धतियों को और उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो मेन फ़ोकस होता है, मरीज़ को ठीक करना है। मेन बात ये है। जी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम अक्सर स्वास्थ्य को केवल इलाज तक सीमित कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद तो जीवन शैली का विज्ञान है। अगर कोई जी। व्यक्ति आज से ही अपनी दिनचर्या में आयुर्वेद को अपनाना चाहे, तो आप कौन से हुँ। 2-3 सरल लेकिन प्रभावी बदलाव सुझाएंगे उनकी जिंदगी में? जी, बिल्कुल। देखिए आयुर्वेद में पहले से ही हमारे ऋषि-मुनियों ने हज़ारों साल पहले ये वर्णित कर दिया था कि हमारी ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए। मतलब ये ऋतु जो बदल रही है, अब जैसे कि अभी करंट में ले लीजिए कि सर्दी जो है वो जा रही है, गर्मी आ रही है और ये जो है ऋतु संधि काल चल रहा है। ऋतु संधि काल मतलब जाने वाली ऋतु अभी पूरी तरह से गई नहीं और आने वाली ऋतु अभी पूरी तरह से आई नहीं। तो इस संधि काल में हमारे लिए विशेष कि हमें क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, ये स्पष्ट रूप से शास्त्रों में वर्णित है। इस समय जो होता है, जो भी कभी भी जो ऋतु संधि होती है, ऋतु संधि के दौरान क्या होता है कि अग्नि जो होती है यानी मेटाबॉलिक फायर मैं फिर से अग्नि पे आऊँगी, मैं बार-बार अग्नि पे आऊँगी इस इंटरव्यू के दौरान क्योंकि आयुर्वेद में अग्नि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आयुर्वेद मीन्स अग्नि। अगर आपकी अग्नि ठीक है, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। जैसा कि आचार्य बागभट्ट ने भी कहा है कि रोगा सर्वेऽपि मंदो अग्नि सुतरम उद्राणीतु मतलब कि सभी जो रोग होते हैं वो मंद अग्नि से उदर के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए अब जैसे कि अब ये सीज़नल चेंजेज़ हो रहे हैं, तो अब ये जो ऋतु संधि काल है इसमें अग्नि मंद है, तो इसमें अब हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? बिल्कुल लाइट, ताकि हमारी जो अग्नि है वो और ज़्यादा मंद ना पड़े। अब इसमें क्या होता है कि बिल्कुल ही एकदम से लोग ठंड में जैसे मान लीजिए तिल तिल का के लड्डू खा रहे थे, खूब हैवी-हैवी फूड ले रहे थे, क्योंकि अग्नि हमारी तेज होती है, वो कुछ भी पचा सकती है, वो इतनी तेज होती है, वो पत्थर को भी पचा ले जाएगी। लेकिन जो इस समय अग्नि है वो डाउन हो गई है। अब इसमें क्या अगर हम भारी भोजन करेंगे, तो वो अग्नि को और डिस्टर्ब करेगा और इस समय देखते हैं ना अब जब सीज़न चेंज होता है तो बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि लोगों को यह पता ही नहीं है कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो इस करके वो और ज़्यादा अग्नि को डिस्टर्ब करके अपने आप को और अधिक बीमार कर लेते हैं। तो पहला तो जब भी कभी भी कोई भी ऋतु चेंज हो, सर्दी से गर्मी आए, गर्मी से बरसात आए या फिर बरसात से फिर सर्दी आए, उस ऋतु परिवर्तन के दौरान खान-पान में एक विशेष अपनी एक डाइट को फ़ॉलो करें और वो डाइट आपकी एक पर्टिकुलर मैं किसी के लिए डाइट नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में प्रकृति होती है एक, कि जैसे कि सौरभ जी आपकी अलग प्रकृति है, मेरी अलग प्रकृति है। इस समय हर व्यक्ति की आयुर्वेद में जो वर्णित है, हर व्यक्ति की अलग-अलग प्रकृति होती है और प्रकृति के अकॉर्डिंग ही उसका खान-पान होना चाहिए। आहार-विहार जो होता है वो प्रकृति पे टोटली डिपेंड होता है। तो वो प्रकृति परीक्षण कराना चाहिए और प्रकृति परीक्षण कराने के लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाना चाहिए। तो दे जैसा कि अभी आपने पिछले मंथ में महामहिम जो हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये प्रकृति परीक्षण अभियान पूरे देश में चलाया गया था। उसमें करोड़ों की संख्या में लोगों का आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने, वॉलंटियर्स ने प्रकृति परीक्षण किया, उनको सर्टिफ़िकेट दिया, उनको उनकी प्रकृति बताई। एक ऐप भी डाउनलोड कराया गया प्रकृति परीक्षण ऐप, जिसके माध्यम से लोगों को ये बताया गया उसमें नोटिफिकेशंस आते हैं कि भाई आपकी ये प्रकृति है और आपको कैसा आहार लेना है, कैसा नहीं लेना। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि वृद्धावस्था है, तो वृद्धावस्था में यूजुअली जो प्रकृति है वो वात प्रधान हो जाती है।
तो इसलिए वात प्रधान प्रकृति में यदि आप वातवर्धक आहार विहार करेंगे, जैसे राजमा है, छोले हैं, उड़द की दाल है, भिंडी है, अरवी, बैगन, कटहल, मटर, ये सब वातवर्धक होते हैं। तो वो आपको जो वृद्धावस्था जन्य व्याधियां हैं, जैसे जोड़ों में दर्द है, वात व्याधि है, तो वो उसको और इनहेंस कर देगी। तो मतलब ये तो एक मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया आपको। तो ये खान पान जो है, आहार विहार है, ये अपना प्रकृति परीक्षण कराकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अपना एक प्रकृति परीक्षण कराकर अपनी डाइट चार्ट बनवा सकते हैं कि आपकी वात प्रधान प्रकृति है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, उसके अकॉर्डिंग आहार विहार करना चाहिए। बट यूजुअली लोग ना इस चीज को मतलब बाईपास कर देते हैं, और उनका बस एक फोकस होता है कि आप ना हमें ये बता दो क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब बिना प्रगति परीक्षण कराए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई भी ये बता दे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब जैसे मेरी प्रकृति है, तो मेरी प्रकृति में वात डोमिनेट करता है, पित्त डोमिनेट करता है। तो अगर मैं कोई भी तीखा चटपटा खट्टा कुछ भी खाऊंगी, तो वो उसको इनहेंस करके वो दोष रूप में व्यक्त कर देगा। तो फिलहाल मेरा ये कहना है कि आहार विहार का विशेष ध्यान दें, और उसके लिए आपको प्रगति परीक्षण करवाना चाहिए। जी। बिल्कुल, मेरी खुद की भी व्यक्तिगत राय यही है कि प्रकृति में हर बीमारी का समाधान होता है, बस हमें उससे समझने की आवश्यकता है। यस। जी आज के बिल्कुल। मैं अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ कि आज के युवा डॉक्टरों में आयुर्वेद को लेकर रुचि बढ़ रही है, लेकिन उन्हें सही दिशा चुनने में मुश्किल होती है। आपके अनुसार इस क्षेत्र में सफल होने के लिए नई पीढ़ी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, दिशा अगर आपका आयुर्वेद में इंटरेस्ट है तो फिर तो कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है कि आपको इसमें क्या मतलब किस तरह के आपको दिक्कत आ रही है। देखिए, नीट का एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया, उसको क्वालिफाई करना होता है, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलते हैं। देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, क्योंकि जो साइंस वाला स्टूडेंट होता है जब वो आयुर्वेद में आता है, तो पहले साल में वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने साइंस पढ़ी है, अब यहाँ आके उसको श्लोक मिलते हैं, बड़े-बड़े गद्य पद्य मिलते हैं, तो वो एकदम से एक ट्रॉमा हो जाता है उसको कि अरे ये क्या है? मैं तो डॉक्टर बनने आया था। तो आपको ना पहले ये फ़ोकस करना है कि आपको डॉक्टर नहीं, आपको वैद्य बनना है, ठीक? आप एक एक एज़ अ वैद्य अगर अपने आप को डील करेंगे, अपने आप को ट्रीट करेंगे कि आपको एक एक वैद्य के फॉर्म में समाज को अपना नॉलेज देना है, नंबर 1। तो आप मुझे लगता है ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे जब आप आयुर्वेद को लेंगे। अब रही बात संस्कृत का, देखिए थोड़ा-सा ज्ञान ज़रूरी होता है, इसके लिए पाठ्यक्रम में संस्कृत को एज़ अ सब्जेक्ट भी एनसीआईएसएम द्वारा मतलब वो वर्णित है, उसमें है। तो वो एक चुनौती होती है। लेकिन करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिलपत परत निशान। तो मतलब अगर आप अभ्यास करते हैं, श्लोकों को कंठस्थ कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि श्लोक एक बार अगर आपने याद कर लिया, अगर आपने फर्स्ट ईयर में याद कर लिया ना, तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। जैसे गाने होते हैं ना, सॉन्ग्स, एक बार हमने याद कर लिया तो हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। उसी तरह श्लोक होते हैं, अगर हमने उन्हें एक बार कंठस्थ कर लिया तो वो लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। तो जो जितनी भी चिकित्सा है, पथ्य है, अपथ्य है, आहार है, विहार है, पूरा आयुर्वेद श्लोक के फॉर्म में है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्लोक का अध्ययन करेंगे और उसको रिवीजन करते रहेंगे, तो मुझे लगता है वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होता जाएगा। तो मुझे लगता है ये इसी चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए विद्यार्थियों को। अगर उन्होंने आयुर्वेद ले लिया है, तो उसको मन लगाकर पढ़ें। क्योंकि आयुर्वेद बहुत गूढ़ है। आप एक धागा खोलेंगे, दूसरा फिर दिखेगा आपको, दूसरा खोलेंगे, बहुत अथाह समुद्र की तरह है। तो एक रिसर्च का सब्जेक्ट भी है। बहुत वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, सप्तधातु, इस तरह से आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब डीप विषय है। तो इसमें आप प्रॉपर पूरी एनर्जी और फोकस के साथ ही घुसें, मैं तो ये कहती हूँ। और यदि इसमें इंटरेस्ट ना है तो बिल्कुल भी ना घुसें, क्योंकि फिर मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप ना एक अच्छे वैद्य तो कभी नहीं बन सकते, और फिर वही मिक्सोपैथ वाली बात हो जाएगी कि आप आधा इधर आधा उधर। तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कभी आपको सक्सेस दे सकती है। तो विद्यार्थियों से यही कहूँगी कि यदि आप आयुर्वेद में आ रहे हैं तो पूर्ण समर्पण के साथ आइए, और पूर्ण समर्पण के साथ पढ़िए। पैथी बहुत अच्छी है, और इसने अपने आप को प्रूव भी किया है। अब जैसे कि कोरोना में आयुर्वेद को देखिए, कितने लोगों ने
अपने आप को आयुर्वेद से ठीक किया उस समय पर भी। तो ऐसा नहीं है, विश्वास की कमी है, और वो अब जब हम जैसे पढ़े लिखे चिकित्सक आ रहे हैं मार्केट में, तो हम विश्वास जगाएंगे भी, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो बाकी मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगी कि फोकस रखें, अगर ली है तो अच्छे से पढ़ें, बस दैट्स इट। अब इसी के साथ हम इस इंटरव्यू के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, और काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको हमारे दर्शकों के लिए एक गोल्डन मंत्र देना हो जिससे वे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सके, तो वो क्या होगा? जी, देखिए, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ, सभी से, जनमानस से, सभी आम जनता से, कि हमें फोकस करना है सेल्फ पे, इंडिविजुअलिटी पे, कि आप एक इंडिविजुअल हैं, नंबर एक। आप सबसे डिफरेंट हैं, यू आर डिफरेंट, सबसे डिफरेंट है। आपकी अपनी प्रकृति है, अपना दोष है, अपने बल हैं, अपनी आयु है, हर चीज प्रॉपर डिफरेंट है आपके अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको खुद पे फोकस करते हुए जीवन को जीना है। ये नहीं है कि मतलब उसके, जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जो जिस उसकी जो लाइफ स्टाइल हो वो आपको भी सूट करे। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक अपनी लाइफ होती है, अपनी जर्नी होती है, अपने हर्डल्स होते हैं, अपनी सक्सेस होती है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक जीवन जीने का नजरिया होता है। मुझे लगता है नजरिया पॉजिटिव रखें, शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग, मैंने देखा है कि स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हैं अवसाद से। आधी जनता, तो मुझे लगता है कि मैं हॉस्पिटल में बैठती हूँ तो जितनी महिलाएं आती हैं मेरे पास, वो एक अलग ही दौर से गुजर रही हैं, पुरुष आते हैं वो एक अलग ही दौर से गुजर रहे हैं। महिलाएं ज्यादातर मैं देखती हूँ कि वो, उन्होंने अपना जीवन जीना ही छोड़ दिया है। वो अपने आप को कुछ समझती ही नहीं, वो अपने आप को एक लाइफ का पार्ट ही नहीं समझती, कि वो नहीं लगता है कि बस वो सबकी हेल्प के लिए है, सबके लिए है, बट वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करती। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी आजकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं हार्मोनल, जैसे महिलाओं में इनफर्टिलिटी आ रही है बहुत ज्यादा, पीसीओडी वगैरह, ये सब बीमारियां सब स्ट्रेस की वजह से हैं। तो स्ट्रेस ना लें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अपने आप को स्वस्थ रखें और खुश रहें। खुशी और हंसना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, धन्यवाद। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अर्चना जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर अर्चना सिंह बिशेन के साथ, जिन्होंने हमें पंचकर्म चिकित्सा और आयुर्वेद के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है, और हमारा ये टाई है इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल और हिंदुस्तान हॉटलाइन की साझा पहल आयुष्मान भव आप तक आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की वैज्ञानिक और व्यवहारिक जानकारियां पहुंचाने के लिए है। अगर आपको ये साक्षात्कार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातचीत से जुड़े रहें। आपके स्वास्थ्य की रक्षा ही हमारा उद्देश्य है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।